A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. And dear students, today we are going to start the new chapter, Nature of Light. चैप्टर नंबर 9 बेटा फिजिक्स का फर्स्ट ईयर क्लास से इसके नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो है कि लाइट है क्या, नेचर ऑफ द लाइट की बात करें। लाइट हैज ए ड्वेल नेचर, समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ वेव्स एंड समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। इसी कैरेक्टरिस्टिक को, नेचर को शो करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज आई, जिसमें सबसे पहली थ्योरी जो आपको नजर आ रही है वो क्या है, द न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। In this theory, the Newton described and supported the particle nature. According to this theory, the light is always emitted from a luminous source in the form of the tiny particles called corpuscles. इस थ्योरी के मुताबिक लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से एमिट होती है और छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स की शेप में होती है। उन पार्टिकल्स को न्यूटन ने क्या कहा था, कॉर्पस्कल्स। सेकेंडली, दीज पार्टिकल्स ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइंस विद द स्पीड ऑफ द लाइट। न्यूटन के मुताबिक ये पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और इनकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है। द कॉर्पस्कल्स आर नॉट ऑफ द डिफरेंट साइज करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कलर्स। Corpuscles are of the different size corresponding to different colors, यानी जिनके कलर्स चेंज होते हैं उनके साइज भी डिफरेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ अगर हम जाएं, इस थ्योरी के मुताबिक these corpuscles reach the eye, give the sensation of the vision। न्यूटन के मुताबिक जब ये corpuscles आईज में इन होते हैं तो हमें सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। These corpuscles reach the eye and give the sensation of the vision. The velocity of the corpuscles increases in a denser medium, and also with it increases with the increase of the temperature. न्यूटन के मुताबिक इन corpuscles की वेलोसिटी डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है, रेयर मीडियम में कम होती है, और इसके मुताबिक टेम्परेचर के इंक्रीज करने से भी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन बाद में ये चीज रॉन्ग प्रूव हुई। सो द वेलोसिटी ऑफ द कॉर्पस्कल्स इंक्रीजेस इन अ डेंसर मीडियम एंड दिस वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। दैट पॉइंट वाज प्रूव्ड रॉन्ग लेटर ऑन। उसके बाद दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स, इस थ्योरी में रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, absorptions of the light, complement effect light, ये सारे इसमें हम प्रूव कर सके। This theory could not explain the interference, diffraction, polarization of the light and all the phenomena based on the wave theory। यानी वेव नेचर की जो बातें थी वो ये प्रूव थ्योरी नहीं कर सकी। इस थ्योरी के बाद एक और थ्योरी आपके पास आई, Huygens wave theory, that was proposed in 1676. According to this theory, light travels in a space in the form of the waves. उसके मुताबिक जब स्पेस में लाइट ट्रेवल करती है तो वेव फॉर्म होता है उसका। The light needs some medium for propagation. Huygens के मुताबिक लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। बाद में ये जो चीज गलत साबित हुई। According to him, in a space there is a medium ether through which it reaches the earth। लेकिन ये बाद में गलत प्रूव हुआ कि नहीं, स्पेस के अंदर तो कुछ भी नहीं है, ईथर वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके मुताबिक वहां पे भी मीडियम मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ द ईथर। नेक्स्ट पॉइंट में उसने कहा द लाइट वेव्स वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल। यानी जब लाइट ट्रेवल करती है जिस डायरेक्शन में होती है उस पर वाइब्रेशन उसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। द वेव ऑफ द लाइट आर जस्ट लाइक द साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स। हाइगन के मुताबिक जो ये लाइट की वेव्स हैं वो साउंड वेव्स और आपके पास वाटर वेव्स की तरह, इसका मतलब है उसके हवाले से ये मैकेनिकल वेव्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। दिस थ्योरी, according to this theory,
The velocity of the light is greater in a rare medium and slower in a denser medium. This theory explains successfully interference, diffraction, polarization, reflection and refraction. So वो सारी चीजें जो वेव नेचर की थी उनको तो ये थ्योरी प्रूव कर सकी. In 1801, Thomas Young proved experimentally the phenomena of the interference of the light on the basis of the wave theory. यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक मशहूर एक्सपेरिमेंट रहा उसके मुताबिक इसने वेव थ्योरी को ही सपोर्ट किया. दिस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द कॉम्पटन इफेक्ट. हैगन थ्योरी के बाद एक और थ्योरी आपके पास आई इसी के बारे में. तो आपने देखा कि पहली जो थ्योरी आपके पास थी वो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रही थी और हैगन्स थ्योरी जो थी वो वेव नेचर को. उसके बाद मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई. मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल. इन 1873 उसने ये थ्योरी दी. अकॉर्डिंग टू हिम द लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन नेचर. दे मूव विद द स्पीड ऑफ द लाइट. ये बात ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनकी स्पीड कांस्टेंट होती है. दैट वन इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स which do not need any medium. मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती. उसके बाद these waves can pass through the vacuum as well as the medium. यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वैक्यूम में जहां कुछ भी ना हो, वहां स्पेस से भी वहां से भी गुजर सकती हैं और जहां मीडियम मौजूद होता है वहां से भी. इसकी एग्जांपल ये है कि लाइट जो सन से हमारे तक पहुंच रही है वो वैक्यूम से भी गुजर के आ रही है और एज वेल एज अ मीडियम से भी गुजर रही है. तो लाइट वेव्स आर द ट्रांसवर्स वेव्स. अकॉर्डिंग टू हिम लाइट वेव्स क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स हैं. और बोथ इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक वेव्स ऑसिलेट्स विद द सेम फेज, फ्रीक्वेंसी एंड द वेलोसिटी. उसने कहा जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है तो दो किस्म की फील्ड इसके साथ प्रोड्यूस होती है. एक मैकेनिकल, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और दूसरी आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. दे बोथ ऑसिलेट्स विद एट द सेम टाइम्स. सो दीज वेव्स consist of an oscillating electric field as well as the oscillating magnetic field. Both are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of the propagation of the light waves. This theory could not explain the black body radiation, photoelectric effect and the Compton effect. उसके बाद एक और थ्योरी जो है मैक्स प्लांक ने थ्योरी दी जो बहुत ही मशहूर थ्योरी है और उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू हिम मैक्स प्लांक्स के मुताबिक मैक्स प्लांक्स की थ्योरी को मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ द लाइट कहा गया. अकॉर्डिंग टू हिम द लाइट इज इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉन्स, बंडल ऑफ द एनर्जी जिसको कहें या पैकेट ऑफ द एनर्जी कहें. और इनकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है. इनकी जो एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू. इसमें एनर्जी को E से शो किया, एच का मैक्स प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटॉन. डिफरेंट बंडल्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है. दैट मीन्स दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन अ बंडल इन अ फोटॉन. उसके बाद एक और साइंटिस्ट है कैस्टर इन 1974 में आल्सो कंफर्म द फोटॉन्स कॉन्सेप्ट, इसको सपोर्ट किया. बोर आल्सो कंफर्म द फोटॉन थ्योरी ऑफ द लाइट by explaining the energy levels on the basis of the Max Planck's quantum theory. His theory failed to explain interference, diffraction, polarization of the light. तो बेटा इसके बाद इन सब थ्योरीज के बाद जिस बात पे हम पहुंचे, कंक्लूजन हमारी क्या है कि कुछ लाइट की नेचर में ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो पार्टिकल नेचर में ही हो सकती हैं और कुछ ऐसे भी इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं जो सिर्फ वेव नेचर में होते हैं. उसका मतलब ये है कि आखिर में अब तक ये हालांकि इस पे रिसर्च हो रही है, कंप्लीट जो इसकी पिक्चर नहीं आई है इसकी कि लाइट की नेचर क्या है, लेकिन अभी तक जो है कंसीडर ये कहते हैं इट हैज अ डुअल नेचर. समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक द वेव्स एंड समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक द पार्टिकल्स. लेकिन ये शर्त नहीं है कि किन कंडीशन में जो है पार्टिकल की नेचर होगी और किन कंडीशंस में. तो इस पे अभी भी जो है एक्सप्लेनेशन की जरूरत है. फ्रॉम द अबव थ्योरीज we conclude that there are the certain phenomena of the light such as the interference, diffraction, polarization which can be explained on the basis of the wave theory of the light
There are also some other effects such as photoelectric effect, which can be explained on the basis of the quantum theory of the light. Hence, it is concluded that light has a dual nature. Sometimes it behaves like the waves and sometimes it behaves like the particles. आफ्टर द ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट, कुछ टर्मिनोलॉजी जो है जो यूज होगी इसमें उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. वेव, पहली बात तो वेव क्या है? द डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ द इलास्टिक एंड इनर्शियल फैक्टर्स ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड द वेव. इसी तरह से हमने चैप्टर नंबर 8 में वेव फ्रंट पढ़ा था. यहां पे इन टर्म्स ऑफ द लाइट भी वेव फ्रंट क्या है, अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लें, द सरफेस over which the particles of the medium are vibrating in the same phase, that surface is known as wavefront. A wavefront is at a right angle to the direction of the traveling waves. In case of the water waves, a crest or a trough is considered as a wavefront. Wavefront के 3 टाइप्स हमने पढ़े थे. पहला है spherical wavefront, दूसरा क्या है सर्कुलर वेव फ्रंट, थर्ड है प्लेन वेव फ्रंट. व्हाट इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट? अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट की तरफ आप देखें, द वेव फ्रंट्स विच आर फॉर्म नियर द सोर्स विद द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दे आर द स्फेरिकल वेव फ्रंट. देखें, अगर सपोज करें पानी है, उसमें अगर पत्थर फेंका जाए तो चारों तरफ से जो है पानी को डिस्प्लेस करता है, वहां स्फेरिकल शेप बनती है. इस स्फेरिकल सरफेस को जहां पर वेव जनरेट हुई है, यानी सोर्स जो वेव है, सोर्स वेव, उसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं. सर्कुलर वेव फ्रंट एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्कुलर वेव फ्रंट, व्हेन द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ट्रैवल इन अ प्लेन, दे आर कॉल्ड द सर्कुलर वेव फ्रंट्स. जिस तरह से वेव फ्रंट जो है ऐसे ट्रैवल करता है, ऐसे सर्कल्स में सरफेस के ऊपर ऐसे सर्कल बनते जाते हैं, सो दीज वेव फ्रंट्स आर नोन एज सर्कुलर वेव फ्रंट. लेकिन ये जैसे ही वेव फ्रंट, जैसे जैसे ये वेव फ्रंट सोर्स है, लेट्स सपोज दिस वन इज द सोर्स, ये वेव फ्रंट ये इस तरह से ऐसे जैसे जैसे दूर होता जाता है, इट अपीयर्स लाइक अ प्लेन, सो सच वेव फ्रंट्स आर नोन एज प्लेन वेव फ्रंट. तो आप देखें बेटा, प्लेन वेव फ्रंट किसको कहते हैं? मैंने आपसे क्या कहा, वेव फ्रंट जो है 3 टाइप्स के होते हैं. वन इज स्फेरिकल, जो सोर्स, जैसे वेव फ्रंट ट्रैवल करते हैं तो सर्कुलर रिंग्स की सूरत में ट्रैवल करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर वेव फ्रंट कहते हैं. प्लेन वेव फ्रंट क्या है? एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट विल बिकम नियरली अ प्लेन. सच वेव फ्रंट इज नोन एज प्लेन वेव फ्रंट. ये जो वेव फ्रंट बनते हैं बेटा, इसके बारे में एक प्रिंसिपल दिया था हैगेन्स ने. दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ न्यू वेव फ्रंट फ्रॉम द नोन शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट. लेट सपोज ये सोर्स, यहां से एक वेव जनरेट हुई, ये वेव. लेट सपोज इसके पार्टिकल्स इसके सरफेस के ऊपर, ये जो भी पार्टिकल्स होंगे, ये जो पार्टिकल्स होंगे, ये यहां पे स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्रोड्यूस करेंगे. लेट्स सपोज लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. सो ये जो पहले जो वेव थी आपके पास, सो दैट वन इज नोन एज अ प्राइमरी वेव फ्रंट, और ये जो है वेवलेट या इसको सेकेंडरी वेव कहते हैं. तो आपके पास ये देखें, एनर्जी आउटर ये जो पोर्शन है आपका, यहां से अगर एक वेव फ्रंट जनरेट किया जाए लाइक दिस, सो दिस वन इज अ प्राइमरी एंड दिस वन इज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट. तो इसके बारे में जो है हैगेन्स ने एक प्रिंसिपल दिया था, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ अ न्यू वेव फ्रंट फ्रॉम द नोन शेप ऑफ द वेव. ये जो है आपके पास यहां पे, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट कैन बी कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ द सेकेंडरी स्फेरिकल वेव फ्रंट. ये देखिए, यहां पे ये पॉइंट थी, इसने ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया. यहां पे ये पॉइंट थी सोर्स पॉइंट, इसने ये स्फेरिकल बनाई, दिस वन. सो इस तरह से एक और जो है आप, ये प्राइमरी वेव फ्रंट और ये आपका क्या होगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट कैन बी फाइंड. सेकेंड इसकी पॉइंट है द न्यू पोर्शन, ये जो न्यू पोर्शन बन रहा है जिसकी पोजीशन अगर देखी जाए, दिस वन इज अ प्राइमरी. सेकेंडरी की ये जो पोजीशन है, यानी यहां से यहां तक एंड टाइम t, द न्यू portion of a wave front
after the time delta t can be found by drawing a tangential plane to the secondary wavefront। यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करने से, ऐसे टेंजेंट ड्रा करने से हम इसकी पोजीशंस को फाइंड कर सकते हैं, नोन से अननोन पोजीशंस को हम फाइंड कर सकते हैं। सो दैट वाज द हाइगन्स प्रिंसिपल। उसके बाद ऑर्डिनरी लाइट क्या है? ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट कलर्स। जो आम लाइट आपके पास है जिसको व्हाइट लाइट भी कहते हैं, द कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसीज। when this light is allowed to fall through a prism, the various colors can be seen। light coming from the sun is known as ordinary lights। उसके बाद आपके पास है मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या होती है? मोनो लफ्ज का मतलब क्या? मोनो मीन्स वन, क्रोमो कहते हैं कलर को। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसी लाइट जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, यानी सिंगल वेवलेंथ हो, तो उसका कलर भी वन सिंगल कलर होगा। द लाइट ऑफ द सिंगल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, but it is a very difficult to gauge such light। The light emitted by the sodium lamp is of the yellow color, but it consists of the two different frequencies, they are slightly different। कम से कम जो लाइट पाई गई है येलो है, जिसमें दो एटलीस्ट दो फ्रीक्वेंसीज फिर भी है। उसके बाद कोहेरेंट वेव क्या होती हैं? Those waves which had obtained from a single source are called the coherent waves। बेटा इसके बाद हमने जो है लास्ट चैप्टर के अंदर इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड वेव्स किया था, और आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव्स। सेम उसी तरह से बिल्कुल सेम डेफिनेशन वही होगी, सिर्फ वहां पे जो आपके पास साउंड वेव्स थी और यहां पे आपके पास क्या है? लाइट वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव्स क्या होती है? When the two waves of the same frequency, same wavelength and same amplitude passing through a same medium in the same direction, they reinforce, mean they support each other at the some point and cancel each other on the other points। This phenomena is known as interference of the light। As a result we get dark and the bright fringes on the screen। Such phenomena is known as the interference of the light। इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशंस हैं। इंटरफेरेंस होती कब है? कंडीशंस फॉर द इंटरफेरेंस, द सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक, दैट ऑफ द सिंगल वेवलेंथ। इंटरफेरेंस तब होती है जो लाइट आ रही है सोर्स से, उसके सोर्स जो मोनोक्रोमेटिक हो। सोर्स शुड बी कोहेरेंट, दे शुड बी ड्राइव और स्प्लिट इन टू और फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ द लाइट। यानी किसी सोर्स एक ही से लाइट आ रही है, उसको ब्रेक करके, स्प्लिट करके या अलग अलग करके दो या दो से ज्यादा जो वेव्स प्रोड्यूस की जाए और उनको इंटरफेयर किया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। सो द टू स्लिट्स शुड बी क्लोज टू ईच अदर। जिनसे डाइफ्लेक्ट करते हैं वो स्लिट्स होते हैं इस तरह से, जैसे सपोज करिए आपके प्लेट से, इसमें से ये ओपनिंग्स हैं, नैरो ओपनिंग्स होते हैं, जहां से ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है आपका, यहां से एक लाइट आई और यहाँ पे आने के बाद डाइफ्लेक्ट होती हैं इस तरह से, और यहाँ पे की स्क्रीन रखी जाती है, यहाँ जाके जो लाइट्स मिलती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? डाइफ्रैक्शन कहते हैं। और डाइफ्रैक्शन करने के लिए आपके पास यानी लाइट्स आपस में क्या होंगी? इंटरफेरेंस होंगी, इंटरफेयर करेंगी। कहीं तो ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और कहीं ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस। तो याद रखिएगा द टू स्लिट्स, ये जो दो स्लिट्स हमने बनाई हैं, दो ओपनिंग्स बनाई हैं, दैट दे शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। द स्लिट शुड बी शार्प एंड नैरो। जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ के या तो ये स्लिट्स उसके साइज की या उसके साइज से कम हो, तभी इंटरफेरेंस हो सकती है। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। जहां पे हम ये पैटर्न ले रहे हैं, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ले रहे हैं आफ्टर इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, उसका डिस्टेंस, स्क्रीन का डिस्टेंस इन स्लिट के डिस्टेंस से जो है वो ज्यादा होना चाहिए। That was interference of the light and its conditions। अभी हमने कहा कि इंटरफेरेंस दो तरह के होते हैं। जब दो लाइट वेव्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं, अगर वो एक दूसरे की हेल्प करें, यानी तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। ऐसी इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और अगर दो वेव्स इस तरह से मिलें कि वो एक दूसरे को कैंसिल करें, यानी उसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो जाए या जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जैसे कैसे? इफ द टू लाइट वेव्स मीट एट अ पॉइंट इन सच अ वे दैट दे सपोर्ट ईच अदर, दैट मीन्स crest falls to the crest and trough meet to the trough, then the bright fringes are seen on the screen. Such interference is called the constructive interference।
या आप ये दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं, इफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स इज ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वेव, देन दिस कैन बी कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर इंटरफेरेंस. फॉर कंस्ट्रक्टर इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस आपके पास जो एस वो बराबर किसके होता है, एम लैम्डा के होता है. दैट मीन्स एम यहाँ पे क्या है, एम इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. लेट सपोज पाथ डिफरेंस आपका 0 है या 1 लैम्डा है या 2 लैम्डा है या 3 लैम्डा है एंड सो ऑन अप टू एम लैम्डा, देन द इंटरफेरेंस इज नोन एज कंस्ट्रक्टर इंटरफेरेंस. इन अ सेम वे अगर दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनका पाथ डिफरेंट इस तरह से हो कि व्हेन दे मीट दे रेनफोर्स विद ईच अदर, इफ दे कैंसिल ईच अदर, इसका मतलब एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मिल जाए और एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट के साथ मिल जाए, सो दे कैंसिल ईच अदर. तो इस तरह के इंटरफेरेंस को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर आपके पास पाथ डिफरेंस जो होता है एस इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 लैम्डा हम यूज करते हैं बेटा. यहाँ पे एम अगेन एम इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड अप टू एम प्लस 1/2 लैम्डा के हम यूज करते हैं बेटा. सो इन दिस वे सपोज करें अगर 0 रखेंगे तो 1/2 लैम्डा, 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा एंड अप टू m plus 1/2 lambda. This one is the general formula. So देख रहे हैं हाफ ऑफ द ऑड नंबर्स का मल्टीपल अगर आ जाए तो आपके पास क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है. डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह we will continue the next topic in the next lecture. Thank you. May God bless you.